हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है साइंस केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इस सीरीज में क्या देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स का जो डिस्कशन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, उसका हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि चैप्टर वाइज हमने पहले ही एमसीक्यू आपको करा दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू नहीं बल्कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जिसमें आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर का जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन और डिस्कशन करेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो सवाल किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कोई भी आपके पास जो सॉल्ट होता है यानी कि लवण, ठीक है, लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाएगा तो बोल सकते हैं आप बेकिंग सोडा NaHCO3, फिर बोलेंगे CaOCl2 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ ही साथ बोल सकते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो प्रचलित नाम हैं, यानी जो कंपाउंड्स है हमारे पास, है ना, लवणीय धातु, है ना, लवणीय धातु नहीं, लवणीय कंपाउंड कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं और इसका प्रयोग भी पूछा जा सकता है। ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और इसका जो कॉमन यूजेस है कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपको कुछ कॉमन मतलब जो यौगिक हैं उसका नाम भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विरंजक चूर्ण है यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसको हम लोग केमिकल नेम क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बनता कैसे है, तो आप बोलेंगे जब आपके पास स्लैक लाइम है ना, स्लैक लाइम का मतलब क्या होता है, बुझा हुआ चूना। जब इसमें हम लोग क्लोरीन पास करेंगे यानी कि क्लोरीन का प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से बनता है CaOCl2, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, H2O बन जाता है, ठीक है, क्या बनेगा, H2O। तो आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से करेंगे, अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। तो कैसे निर्माण होता है उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन देना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे निर्माण देखा किसका, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का। आपसे पूछा भी जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स में देखते हैं यहाँ पर और कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स के साथ साथ 3 मार्क्स वाले भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी वो 2 मार्क्स में भी आते हैं, कभी कभी वो 3 मार्क्स में भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ये सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुआ है, चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड होगा या स्टेट बोर्ड होगा, उसमें कई बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल तो होती है। वर्षा जल का मतलब क्या है, रेन वाटर, और आश्रित जल का मतलब क्या है, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि जो डिस्टिल वाटर होता है प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें आयन का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं किया जाता, इसमें आयन नहीं बनते हैं। जो आश्रित जल होता है शुद्ध होता है, या डिस्टिल वाटर जो होता है बहुत प्योर होता है, ठीक है। जबकि रेन वाटर में एसिड होते हैं, कुछ अमाउंट में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो गैसेस होते हैं वो मिक्स होते हैं वाटर के साथ, ठीक है। इसके वजह से ये एसिडिक सब्सटेंस बना देंगे, है ना। कैसे सब्सटेंस बनाएंगे, तो आप बोलोगे एसिडिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो एसिडिक सब्सटेंस होगा, वहाँ से किस तरह के आयंस निकलते हैं, तो बोलेंगे H+ आयन। अगर मान लीजिए आपके पास एसिड है तो वहाँ पे कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो बोलेंगे H+ आयन। जबकि अगर बेस होगा यानी कि क्षारक, ठीक है, बेस यानी कि क्षारक, तो बेस में कौन से आयन होते हैं, तो बोलेंगे OH- आयन, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी आयन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो जो रेन वाटर होते हैं यानी जो वर्षा जल होती है उसमें फ्री आयन होते हैं, इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक है, यानी वो विद्युत का चालन करती है।
उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, ये सवाल आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी वही बिहेवियर है H प्लस आयन वाली, ठीक है, कि H प्लस आयन अगर जब तक नहीं होगा तब तक एसिडिक बिहेवियर कहाँ से शो होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि ताजे दूध है ना, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, आज दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब दही बनेगा तो दही में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलेंगे लैक्टिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, और दही में जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम का इसमें एक कह सकते हैं बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि उसको दही बनाने में मदद करता है। तो जब ये दही बन जाएगा तो और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इसमें बढ़ जाता है, अम्लीय गुण इसमें बढ़ जाता है, जिसके वजह से पीएच मान में कमी हो जाती है। अगर आप पीएच मान की बात करते हो तो 7 अगर पीएच मान रहता है तो उदासीन विलयन कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन, जबकि 7 से कम होगा तो इसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अम्लीय, है ना। जबकि 7 से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षारकीय विलयन, यानी कि बेसिक या अल्कलाइन नेचर वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। साथ ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बोलेंगे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर एसिड में कौन सा दिया हुआ है, तो आप कहेंगे एसिड हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब बेस क्या है यहाँ पर, तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे कि मतलब कॉस्टिक सोडा का मतलब सूत्र क्या है ना, जो कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कभी कभी साधारण नमक का पूछा जाता है NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो NaCl यहाँ पे सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। साथ ही देखेंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे HCl है, और यहाँ पे क्या बन गया, तो बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सॉल्ट है, ठीक है, क्या है, सॉल्ट है, और प्लस में वाटर बनता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। साथ ही साथ आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, आपसे पूछा जाता है यहाँ पर फॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो आप इसका जस्ट अपोजिट भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए जिप्सम है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, जब आपको इस हिट करोगे इसको कितने पर, तो 373 केल्विन पर, ठीक है, तो क्या होता है, बनता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, है ना, हाफ H2O, और साथ में क्या बनता है यहाँ पर 3/2 मोल ऑफ वाटर, 3/2 मोल ऑफ वाटर। तो जिप्सम से हम लोग जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है। तो जब जल के साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनता है, जिप्सम का निर्माण होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि जो पीएच मान है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास 2 विलयन है ए और बी, ए का पीएच मान कितना है, 6 है, यानी कि अम्लीय है, बी का पीएच मान 8 है, यानी क्या है, क्षारीयक है, ठीक है। तो जो अम्लीय है उसमें H प्लस आयन निकलेगा और जो क्षारीय है उसमें OH माइनस आयन निकलेगा, ठीक है, यह बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, ठीक है, अम्ल को तनुकृत करते समय, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम टिक लगा कर रखेंगे, इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो तनुकृत का मतलब होता है डाइल्यूशन, इन्हें डाइल्यूट करते समय यह अनुशंसित क्यों किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अब मान के चलिए यहाँ पर ये आपके पास पहले से जल है, ठीक है, आपके पास इसमें क्या है, जल है, आप इसमें बूंद बूंद करके क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये जो रिएक्शन है एसिड का वाटर के साथ जो रिएक्शन है हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि ऊष्मक्षेपीय विक्रिया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसको बूंद बूंद मिलाते चले जाएंगे, ठीक है ना, तो एक एक बूंद मिलते जाएगा और जल में घुलते जाएगा, मिलते जाएगा और जल में घुलते जाएगा, तो यहाँ पे खतरा होने की कम संभावना है। लेकिन अब मान के चलिए कि अगर पहले से आपके पास यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, और इसमें बूंद बूंद करके आप क्या करते हैं, तो एक एक बूंद इसमें वाटर मिलाते हैं,
तो चूंकि वाटर का जो यहाँ पे मात्रा हमारे पास होता है वो कम मात्रा में होता है, और साथ ही साथ अगर कहेंगे यहाँ पर तो जो एसिड का जो मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसिड का मात्रा इतना ज़्यादा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो यहाँ पर डाइल्यूशन का केस बहुत कम होता है। यानी जो पानी की जो मात्रा यहाँ पे होती है, ठीक है, जो पानी की जो मात्रा होती है एक एक बूंद करके जाएगी, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में छिटका पड़ने का, यानी वहाँ से जो बूंदे होती है उसको पड़ने का बहुत संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, ठीक है, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से खतरा होने की संभावना है और एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। यानी दुर्घटना किसी भी समय पे हो सकती है, और साथ ही साथ जिस कांच का बर्तन में इसको हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना, तो कांच का बर्तन भी यहाँ पर टूट सकता है, ठीक है। तो इट में ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट निकलने की वजह से, चूंकि ये काफ़ी एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बर्तन भी टूट सकता है, खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग को हमेशा एसिड को ही अलग से मिलाना है, किसमें, पानी में। यानी पानी का बर्तन पहले से हम लोग रख लेंगे, बहुत सारा पानी रहेगा, उसमें बूंद बूंद करके हम लोग को एसिड मिलाना है, यानी हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि एक कौहार्ड का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे ग्वाला, ठीक है। जो ग्वाला होता है वो क्या करता है, बेकिंग सोडा मिक्स करता है। तो बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे NaHCO3। इसमें जब टार्टरिक अम्ल, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो बोलेंगे टार्टरिक अम्ल यानी टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ये आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर। जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो जब बेकिंग सोडा मिलाता है किसमें, तो बोलेंगे फ्रेश मिल्क में, तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ा सा अल्कलाइन क्यों हो जाता है, तो अल्कलाइन मतलब बेसिक होने का कारण क्या है कि बेकिंग सोडा जो होता है अल्कलाइन नेचर का होता है, इसीलिए इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिल्क जो होता है जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। मतलब उसको खराब होने से बचाने के लिए, है ना, दूध को फटने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। इसीलिए जो ग्वाला होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है इसमें कि व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्गर टाइम, जो मिल्क होता है वापस कर्ड बदलने में, ठीक है, मतलब दही में वापस बदलने में कितना ज़्यादा समय क्यों लेता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादा समय लेने का कारण ये है कि कर्ड जो है हमारे पास अल्कलाइन प्रॉपर्टी से आना है, तो अल्कलाइन जो होगा धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज होगा, और जब न्यूट्रलाइज होगा उसके बाद धीरे धीरे करके क्या आएगा, तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी अगर ये न्यूट्रल रहता तो कम समय में एसिड बन जाता, लेकिन ये अल्कलाइन हो चुका था बेसिक कंपाउंड मिलाने से, है ना, यानी बेकिंग सोडा मिलाने से ये अल्कलाइन हो चुका था। तो जब अल्कलाइन हो चुका है, क्षारीय हो चुका है पूरा, तो क्षारीय को पहले उदासीन होना पड़ेगा, तो समय लगेगा, फिर उदासीन से फिर इसको अम्लीय होना पड़ेगा, यानी एक ही एसिडिक होना पड़ेगा, तो और ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल तो आपका एकदम आसान है, यहाँ पर 5 सॉल्यूशन आपके पास दिए गए हैं, आपको पहचानना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पीएच मान जिसका 1 है वो ज़्यादा अम्लीय है, पीएच मान जिसका 7 और 1 के बीच में है यानी 4 है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे दिखा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पीएच मान 7 यहाँ पर, इसके कम हो गया 4, इससे कम हो गया 1, 7 से ज़्यादा कितना होता है 9, और 7 से ज़्यादा होता है 11। तो पीएच मान 7 है मतलब उदासीन है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जबकि 1 है यानी कि प्रबल क्षारक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4 है तो दुर्बल क्षारक, सॉरी एसिड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्षारक नहीं है। 1 है तो प्रबल एसिड होगा यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 4 है तो दुर्बल अम्ल होगा यानी कि वीक एसिड होगा। अगर 11 है तो प्रबल क्षारक होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर 9 है तो दुर्बल क्षारक होगा यानी कि वीक बेस होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि आप इसको सजाएंगे कैसे, इसको सजाना भी यहाँ पर है, ठीक है, मतलब आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। कैसे सजाना, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्षार है, ठीक है, ये क्या क्षार है, उसके बाद एसिड में जाना है तो 9 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, फिर आपके पास 4 आ गया, फिर आपके पास 1 आ गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है 1, ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है 1, यानी इसमें जो H+ आयन की मात्रा होगा ज़्यादा निकलेगा, जबकि 11 वाले में H+ आयन की मात्रा कम निकलेगा, यहाँ पे OH- की मात्रा जो है ज़्यादा निकलेगा क्योंकि ये क्षारकीय है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके पास देखेंगे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं इस तरह से, बेकिंग सोडा
है ना, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 है ना, NaHCO3। मैं बार बार केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। अगर आपसे बोलेगा धोने का सोडा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो इसका उपयोग लिखना है, आप उपयोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जितने भी आपके पास यहाँ पे लवण होते हैं सबका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, और किसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं ये आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इससे और क्या पूछा जाता है, तो वर्ड इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पर वर्ड इक्वेशन पूछे जाते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि पहले से आपको यहाँ पर मतलब बता दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब केमिकल रिएक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोलेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको फॉर्मूला खुद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे H2SO4। फिर बोला इसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बोलेंगे जिंक के साथ। तो क्या बनेगा इसमें, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी जो आपके पास वर्ड इक्वेशन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन बनाना होगा, यानी लैंग्वेज में दिया है तो केमिकल फॉर्मूला में हम लोग किस तरह से लिखना है, उसके बाद सबको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। यानी दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। पहले आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, रिएक्शन गलत हो गया तो बैलेंसिंग का मतलब ही नहीं बनता है, आपके मार्क्स तो वह पहले ही कट चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सीखना है कि वर्ड इक्वेशन जब रहता है तो लिखते कैसे हैं, केमिकल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, तब उसको संतुलित करना है, ठीक है। फिर सेकेंड आप देखिएगा, तो सेकेंड में से क्या पूछा गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि HCl है, किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ। तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपका रिएक्शन होगा, उसके बाद इसको आप संतुलित कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सी नंबर देखते हैं तो सी में बोला गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2SO4, किसके साथ रिएक्शन करता है, तो बोलेंगे एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो एल्युमिनियम का सल्फेट बना देगा, तो लिखेंगे Al2SO4 का होल 3, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ। यानी जब हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं जब जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब तब क्या होगा, तो बोलेंगे सॉल्ट बनता है, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सी आपके पास इस तरह से बना सकते हैं, और उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो चूंकि हमने चैप्टर 1 में आपको बैलेंसिंग करना सिखाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप डी की बात करेंगे तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो बोलेंगे HCl है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करता है, तो बोलेंगे बोला इसमें आयरन फिलिंग के साथ यानी लोहा, तो Fe लिखेंगे। तो क्या बनता है, तो बोलेंगे FeCl3 बनता है, और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से हम लोग वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। यानी स्टेटमेंट गिवन रहता है तो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन पहले लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे, और उसके बाद इक्वेशन जब बनेगा तब हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो इस टाइप के जो सवाल है वो काफ़ी कॉमन आपके लिए है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप इस सवाल को भी आप प्रैक्टिस करके तैयार रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो केमिस्ट्री चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हाईलाइटेड हैं। तो हमने जितने क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेक्शन किया वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा संभावना है रिपीट कर जाएंगे, उनको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है। तो आप उन सारे सवालों को किसी भी हद तक किसी भी कीमत पर उसको आप स्किप नहीं करेंगे, आप उसका प्रॉपर तरीका से रिविजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सीरीज में चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे आपका साइंस होगा, चाहे SST होगा, या फिर मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास है, और 2 आपके पास लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज पेपर होंगे, और 3 आपका मेन सब्जेक्ट होगा साइंस, SST और मैथ। तो हम लोग सारे पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और आप चैनल पे अगर जाएंगे तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे आपके 5 प्लेलिस्ट अलग अलग होंगे, साइंस, मैथ, SST, हिंदी, इंग्लिश, सबके लिए PYQ का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है, और सबके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास सेलेक्टेड है उसका एक अलग से चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है। तो आप वहाँ रेफर भी कर सकते हैं, या आप अगर मान लीजिए अगर इसमें नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ से भी नोटिफिकेशन फीड में मिल जाएगा, ठीक है।
तो आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रॉपर तैयारी करनी है तो आप चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है, और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।